चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो जीके जिसकी क्लास अपनी लाइव हो चुकी है, आप सभी जुड़ जाएंगे। और यह क्लास जो है दिल्ली पुलिस के साथ साथ एसएससी जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और नोट कर लेंगे, एसएससी जीडी की जो एग्जाम डेट है घोषित हो चुकी है। आपके एसएससी जीडी के जो एग्जाम है फरवरी मार्च में होंगे और नवंबर के लास्ट में एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन वो आ जाएगा और फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और मेरी क्लास में आप लोग पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठा करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो सब चीज़ें आप लोग नोट करते चलेंगे। तो चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि पीडीएफ के हिसाब से 50 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है माई लाइफ माई मिशन निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है। नोट करेंगे, माई लाइफ माई मिशन जो है ये बाबा रामदेव की प्रसिद्ध आत्मकथा है। नोट करेंगे, माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की प्रसिद्ध आत्मकथा है। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। 21 जून 2019 को, नोट करेंगे 21 जून 2019 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया योग शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु बाबा रामदेव ने आधिकारिक तौर पर अपनी आत्मकथा इस पुस्तक की घोषणा की थी। ठीक, तो राइट आंसर बाबा रामदेव। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो गंगा नदी देखेंगे उत्तराखंड से गुजरती है, बिहार से और उत्तर प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश से होकर के गंगा नदी नहीं गुजरती है। थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। देखिए, यह उत्तराखंड से होकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर के यह चली जाती है बांग्लादेश में। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी से जाना जाता है? पद्मा नदी से। ठीक, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, और गंगा नदी की टोटल लंबाई है 25 किलोमीटर। ठीक, 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की टोटल लंबाई। और वहीं नोट करेंगे, गंगा नदी जो है दक्षिणी महान हिमालय से निकलती है और इसकी 5 प्रमुख धाराएं हैं, जिसमें भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौली गंगा। ठीक, और ये सभी जो हैं उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्र से निकलती हैं। तो राइट आंसर गंगा नदी जो है मध्य प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 24 नवंबर 2022 को मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो नोट करेंगे, अनवर इब्राहिम जो है 24 नवंबर 2022 को मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। आपको कमेंट बताना है मलेशिया की राजधानी क्या है। कमेंट्स में जल्दी से बताएंगे मलेशिया की राजधानी क्या है। तो नोट कर लेंगे, अनवर इब्राहिम जो है मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और ये 24 नवंबर 2022 को मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कर जो आय बढ़ाने के साथ साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है, क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर जो होता है ये आय बढ़ाने के साथ साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है। तो राइट आंसर प्रगतिशील कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज की कमी से अस्थि सुशीरता हो सकती है। तो जो अस्थि सुशीरता है ये हड्डियों से संबंधित बीमारी है। तो कैल्शियम की कमी से अस्थि सुशीरता हो सकती है। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है। वहीं वयस्कों में विटामिन डी की कमी से अस्टिमलेशिया हो सकता है, जो कि हड्डियों का नरम हो जाना रोग हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ पतली भंगुर हो जाती हैं, जिससे अस्थि सुशीरता समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो राइट आंसर कैल्शियम की कमी से अस्थि सुशीरता हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस दिन विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो नोट करेंगे, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। इस दिन भूख से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह मनाया जाता है। और इसकी थीम है जल ही जीवन जल ही भोजन। ठीक, किसी को पीछे ना छोड़ें। और हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रॉकेट प्रणोदन तकनीक निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करती है। तो नोट करेंगे, रॉकेट प्रणोदन तकनीक जो है ये न्यूटन की गति के दूसरे नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। रॉकेट प्रणोदन तकनीक जो है न्यूटन की गति के दूसरे नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना एक व्यापक वित्तीय समावेशी योजना है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब से की गई है। तो नोट करेंगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत जो है अगस्त 2014 से की गई है। अगस्त 2014 से प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई है। वहीं थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो घोषणा जो है ये 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले में की गई थी। और इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 से किया गया है। ठीक, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो शुभारंभ है 28 अगस्त 2014 से पूरे देश में किया गया था। और जानेंगे इस योजना के बारे में। तो नोट करेंगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य है वंचित वर्ग जैसे कमजोर वर्ग और आय से कमजोर वर्ग के लोगों को वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत खाता की उपलब्धता कराना, आवश्यक आधारित ऋण उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक, तो राइट आंसर अगस्त 2014 से प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन है सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो नोट करेंगे सेरीकल्चर शब्द जो है ये रेशम की खेती से संबंधित है। रेशम की खेती से सेरीकल्चर शब्द संबंधित है। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन संबंधित है। रेशम उत्पादन एक कृषि आधारित उद्योग है, ठीक। और सेरीकल्चर का अर्थ क्या होता है तो नोट करेंगे कच्चा रेशम बनाने वाले रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर या रेशम कीट कहलाता है, ठीक। तो राइट आंसर रेशम की खेती, ठीक। सेरीकल्चर शब्द जो है रेशम की खेती से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो सबसे पहले नोट करेंगे पंचवर्षीय योजना क्या है। तो पंचवर्षीय योजना जो है 5 ईयर प्लानिंग कमीशन जिसे कहा जाता है, इसकी स्थापना 1950 में की गई है। अप्रैल 1950 में पंचवर्षीय योजना की स्थापना की गई है और इसे लागू 1951 में किया गया है, ठीक। जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक रही है और जो कि कृषि पर आधारित थी, ठीक। और देख लेते हैं थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट। तो नोट करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय है 1951 से 56 तक रहा है, जो कि कृषि पर प्राथमिकता दी गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक रहा है, जिसमें उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1997 से लेकर के 2002 तक। नोट करेंगे 1997 से लेकर के 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, ठीक। और इसमें क्या था 7% विकास की दर को बढ़ाना था, ठीक। तो राइट आंसर बी 1997 से लेकर के 2002 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 का संबंध किससे है। तो नोट करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 का संबंध नागरिकता से संबंधित है, यानी कि क्षेत्र सिटीजनशिप, ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 का संबंध नागरिकता से संबंधित है। वहीं थोड़ा सा आगे डिटेल नोट करेंगे तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। वहीं नोट करेंगे 10वां जो अनुच्छेद है प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक समझा जाता है, ठीक। वहीं नोट करेंगे अनुच्छेद 1 में क्या है तो भारत जो है राज्यों का संघ होगा, ठीक। और 1 से 4 तक जो अनुच्छेद है इसमें राज्यों का यानी कि सीमाओं को निर्धारित करना, साथ साथ राज्यों के नाम को बदल सकते हैं, ठीक। और वहीं नोट करेंगे मौलिक अधिकारों का जो संबंध है 12 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हमारे दिए गए हैं, ठीक। तो राइट आंसर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 का संबंध है क्षेत्र सिटीजनशिप से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेगस्थनीज एक यूनानी इतिहासकार और राजनयिक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आया था। वह निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट के दरबार में भारत आया था। तो नोट करेंगे मेगस्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और हेनसांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया है तो हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया है। देखिए एक एक करके सब नोट करेंगे। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में यानी कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। वहीं बात करें हेनसांग जो कि चीन से आया था, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वहीं नोट करेंगे तीर्थयात्री फाहियान, ठीक। फाहियान जो है चीन से आया था, यह भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया है। वहीं नोट करेंगे इबन बतूता जो है ये मोरक्को से आया था और किसके शासनकाल में तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इबन बतूता मोरक्को से भारत आया था, ठीक। तो राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की है। तो नोट करेंगे खालसा पंथ की स्थापना जो है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने की है। नोट करेंगे खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने की है। और सिख धर्म के संस्थापक कौन है तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी, ठीक। सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव जी। इसका थोड़ा सा डिटेल में आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। तो नोट करेंगे दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। दमन और दीव भी केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था है। चंडीगढ़ में भी है और दादर एवं नगर हवेली में है, ठीक। तो दिल्ली में जो है पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे किस किस राज्यों में और किस किस केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं है। तो दिल्ली हो गया, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। बाकी हर एक जगह पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक। और पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब की गई है तो नोट करेंगे यह प्रणाली जो है 1992 में संविधान के 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम में पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लाने वाला कौन सा राज्य है तो यह राजस्थान। नोट करेंगे राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी, ठीक। और आगे नोट करेंगे पंचायती राज व्यवस्था जो है 243 ख त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का संविधान में उल्लेख है, ठीक। तो राइट आंसर दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
ये अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नोट करेंगे कावेरी नदी का उद्गम जो है ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। ठीक, दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है कावेरी नदी। इसका उद्गम कोडाकू में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में तला कावेरी नामक स्थान से होता है। यह नदी एक छोटे से तालाब से अपना शुरू करती है मार्ग, जिस तालाब को कुडिके तालाब भी कहा जाता है। नोट कर लेंगे, कुडिके तालाब इस तालाब को कहा जाता है। ठीक, बाद में इसमें फिर दो सहायक नदियाँ मिल जाती हैं जिनके नाम है सुज्योति नामक दो नदियाँ कावेरी नदी में आकर के मिल जाती हैं। तो राइट आंसर ब्रह्मगिरी पर्वत। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथी के रूप में नहीं जाना जाता था? तो नोट करेंगे, नरमपंथी के रूप में दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले, इन तीनों नेताओं को नरम दल के नेता कहलाते थे। ठीक, नरम दल के नेता कहलाते थे। और बाल गंगाधर तिलक जो है ये गरम दल के नेता कहलाते थे। ठीक, बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता कहलाते थे। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो गरम दल के नेता हो गए अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ये चारों नेता जो हैं ये गरम दल के नेता कहलाते थे। और वहीं नोट करेंगे नरम दल के नेता दादा भाई नौरोजी और हो गए उमेश चंद बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये नेता जो हैं नरम दल के नेता कहलाते थे। और वहीं नोट करेंगे इनका विभाजन 1907 में हुआ था। ठीक, इनका विभाजन जो है 1907 में हुआ था, दो भागों में, एक गरम दल और एक नरम दल। देखिए 1885 में जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी तो ये सभी साथ में मिलकर काम करते थे, लेकिन मतभेद हुए 1907 में। 1907 में जब ये मतभेद होते हैं तब दो भागों में ये दल जो है बढ़ जाता है, एक गरम दल और एक नरम दल। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है? तो नोट करेंगे द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस के जो लेखक है अरुंधति राय। बिल्कुल, अरुंधति राय जो है उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक हैं। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो नोट करेंगे अरुंधति राय जो है मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस के पुस्तिका के लेखक हैं, जो कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बाद यह उनका दूसरा उपन्यास था। ठीक, तो दूसरा उपन्यास है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक, जिसके लेखक है अरुंधति राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय शहर में गोवर्धन जैव सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो नोट करेंगे फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर शहर में, नोट करेंगे इंदौर शहर में गोवर्धन जैव सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक, तो डी इज राइट आंसर। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो इंदौर शहर में एशिया का सबसे बड़ा, नोट करेंगे इंदौर शहर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया है। और इसमें नोट करेंगे 17,500 किलोग्राम बायोगैस जो है बनाई जाएगी। तो राइट आंसर इंदौर। बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नाम का उपसर्ग या प्रत्यय का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 18(1) के तहत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो है नाम का उपसर्ग या प्रत्यय का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो राइट आंसर सी। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो नोट करेंगे भारत रत्न हो या फिर पद्म पुरस्कार हो, इससे सम्मानित कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 18(1) के तहत अपने नाम के आगे पीछे किसी भी इस प्रकार का शब्द उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक, और वहीं नोट करेंगे भारत रत्न देने की जो शुरुआत है 2 जनवरी 1954 को हुई थी। और सर्वप्रथम भारत रत्न जो है देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिए थे। किस किस को दिए थे? तो नोट करेंगे चक्रवर्ती श्री गोपालाचारी को दिए थे और पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और वहीं वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में पुरस्कार दिया था। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में सबसे छोटी हड्डी आप पाएंगे? तो मानव शरीर के कान में, नोट करेंगे मानव शरीर के कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है जिसका नाम होता है स्टेफिस। ठीक, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेफिस जो कि कान में पाई जाती है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर जो कि जांघ में पाई जाती है। तो दोनों चीज़ें आप लोग नोट करेंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेफिस जो कि कान में पाई जाती है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैथन बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बने हैं? तो नोट करेंगे मैथन बेल पहाड़ी और तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर बने हैं। नोट करेंगे मैथन बेल पहाड़ी और तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर बने हैं। थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशेवर भारतीय जिम्नास्टी है? तो नोट करेंगे दीपक कर्मकार। बिल्कुल, दीपक कर्मकार जो है एक भारतीय जिम्नास्टी है। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो नोट करेंगे दीपक कर्मकार एक पेशेवर भारतीय जिम्नास्ट है जिन्हें 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों ग्लासो में कांस्य पदक जीता था। ठीक, तो राइट आंसर दीपक कर्मकार जो है भारतीय पेशेवर जिम्नास्टी हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह कौन देता है? तो नोट करेंगे कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देता है महाधिवक्ता। ठीक, राज्य सरकारों को सलाह देता महाधिवक्ता, और महान्यायवादी केंद्र सरकार को सलाह देता है। ठीक, कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को महान्यायवादी सलाह देता है और महाधिवक्ता जो होता है राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। थोड़ा सा डिटेल नोट कर लेंगे। देखिए राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह महाधिवक्ता देता है और केंद्र सरकार को महान्यायवादी देता है जिसे जनरल अटॉर्नी भी कहा जाता है। ठीक, और वहीं नोट करेंगे अपने जो भारत के
महान्यायवादी कौन है, तो नोट करेंगे अपने भारत के महान्यायाधीश वर्तमान में है आर वेंकटरमणि। ठीक, आर वेंकटरमणि जो हैं अपने भारत के महान्यायवादी हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा आगरा के ताजमहल की नकल है, तो नोट करेंगे आगरा के ताजमहल की नकल, हालांकि ये तो बीबी का मकबरा है जिसे औरंगजेब ने बनवाया था औरंगाबाद में, लेकिन अगर डिजाइन बाई बात करें तो जो हुमायूं का मकबरा है ये ताजमहल के जैसे दिखता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा बीबी का मकबरा, क्योंकि बीबी का मकबरा जो है ताजमहल बनने के बाद बना है। ठीक, तो बीबी का मकबरा किसने बनवाया है, औरंगजेब ने बनवाया है अपनी बीबी के लिए। ठीक, और ताजमहल जो है ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है मुमताज़ के लिए। ठीक, तो राइट आंसर बीबी का मकबरा जो है ताजमहल की नकल है, कॉपी है। ठीक, तो अब चलिए क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप लोग पढ़ते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।